फील्ड की बात करते हैं। पता ये बात सबको है, क्यों कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और कहीं भी पॉसिबिलिटी होती है कि हाफ फील्ड बन जाए या फुल फील्ड बन जाए तो बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ यही बात अगर दिमाग में रखते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो सबको हमको ख्याल करना होगा, ठीक है। बहरहाल हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है ना। और उसके बाद इसमें से हाफ फील्ड और फुल फील्ड में से जो फुल फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, ये बात पता है, सबको पता है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? हाफ फील्ड, पहली बात हाफ फील्ड क्या है? पहली बात हाफ फील्ड, जैसे ये p ऑर्बिटल में बनाऊँ तो ये हाफ फील्ड कहलाएगा, और ये जो है सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाए ये फुल फील्ड कहला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे d ऑर्बिटल बनाऊँ, सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन पाँचों में बना दिया, ये हाफ फील्ड हो गया। और इसी तरीके से पांचों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन बना दिया तो ये फुल फील्ड हो गया। और इनके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन है तो ना हाफ फील्ड होगा ना ही फुल फील्ड होगा, ठीक है ना। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात आ गई। तो मैंने कहा कि फुल फील्ड वाला माने ये ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है इस हाफ फील्ड से, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद ये क्यों हो रहा है हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल क्यों हो रहा है? पहला रीज़न तो इसका रीज़न देखिए, रीज़न पहला रीज़न तो यही वाली बात हो जाती है, सिमेट्री। पहला रीज़न हो जाता है स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड और हाफ फील्ड का रीज़न क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए सब में एक एक, सब में दो दो, सब में एक एक, सब में दो दो। तो पहला रीज़न होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ना सिमेट्री, अगर ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक जैसे है तो ये सिमेट्री है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर यही इतना ही वेट का एक कहीं मोटा कहीं पतला कहीं बिल्कुल पतला सा बना दिया जाए तो बिल्कुल आराम से ब्रेक किया जा सकता है जहाँ पे बहुत पतला होगा। तो अगर सिमेट्री है ना, तो सिमेट्री क्या हो जाती है? लीड्स टू स्टेबिलिटी, सीधी सीधी बात हो जाएगी, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो पहला रीज़न यही हो जाता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला रीज़न आप लिखोगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाता है पहला। दूसरा रीज़न जो बनता है यहाँ का, इसके हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी का एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। एक्सचेंज एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्सचेंज एनर्जी, ये बात को समझिएगा। एक्सचेंज है, हम सबको पता है स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी कम होगी यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। पहले बात एक्सचेंज एनर्जी ये हो जाएगी। अगर चलिए ये दो रीज़न तो पहले हो गए, ठीक है ना, कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी के दो रीज़न हो गए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी बात एक्सचेंज एनर्जी। इस एक्सचेंज एनर्जी को समझना, इस बात को तभी हमने बनाया था और समझ लिया था, ठीक है ना। इस एक्सचेंज एनर्जी में हम लोग सारी कंडीशन देखते हैं ज़रा सा एक्सचेंज एनर्जी के लिए, कब एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी कब एक्सचेंज एनर्जी कम होगी। और एक्सचेंज एनर्जी है क्या उसको देखते। पहले देखिए ये एक ऑर्बिटल मैं यहाँ पे बनाऊँ, 1 2 3 और 4 और 5, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमने क्या किया है? फिल कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ही इलेक्ट्रॉन हमने लिया। अब फिर यहाँ पे बनाऊँ 1 2 3 4 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन लिया। अब बनाऊँ 1 2 3 4 5, 1 2 ही इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। अब ये है, ये तो हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं, ये हाफ फील्ड नहीं, ये हाफ फील्ड नहीं, ये है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि जो स्टेबलाइज हो जाए एक्सचेंज एनर्जी से स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कैसे आएगा, ठीक है ना। कहते हैं कि जब कभी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम स्पिन के, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, एक की बात नहीं हो रही। जब भी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना,
सेम एनर्जी के सॉरी सेम स्पिन के, ठीक है, इन डी जनरेट ऑर्बिटल। देखिए 5 फोल्ड डी ऑर्बिटल है और ये 5 फोल्ड डी जनरेट है, 5 ऑर्बिटल है यहाँ पे डी के, सबकी एनर्जी समान है, सबकी एनर्जी सेम है, इसको डी जनरेट कहते हैं। तो कहते हैं जब कभी डी जनरेट ऑर्बिटल में 2 या 2 से ज़्यादा सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं। सुनिए एक बार फिर, जब डी जनरेट ऑर्बिटल में 2 या 2 से ज़्यादा सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। उसमें यह टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करे, ये यहाँ जाने की टेंडेंसी रखेगा, ये यहाँ जाने की टेंडेंसी रखेगा, ये इसी तरह से ये यहाँ जाने की, ये यहाँ जाने की, या ये यहाँ आने की, या ऐसी टेंडेंसी होगी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करे। अब बताइए, मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, 5 सीटें हैं, 5 चेयर है, 5 लोग बैठे हुए हैं और सबकी स्पिन सेम है, यूँ कह सकते सबके चेहरे टीचर की तरफ है। ऐसे मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए, उसको बोल दिया गया कि सबकी स्पिन सेम है। अब आप में ये टेंडेंसी हो रही है कि यार मैं आगे वाले पे चला जाऊं और वो पीछे वाले पे चला आऊँ, ठीक है, इस तरह की अगर है तो अब जब आप अपनी पोजीशन एक्सचेंज करोगे तो वहाँ से उठ के कोई आगे जाएगा, कोई आगे से उठ के पीछे जाएगा। तो ऐसा करने में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात, कुछ न कुछ आपकी एनर्जी लगेगी और एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो आपके अंदर से एनर्जी कम हो गई ना, रिलीज हो गई। तो यहाँ पे जब ये एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ न कुछ रिलीज होगी, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी रिलीज, जब यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो यहाँ पे एनर्जी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये बातें आई। अच्छा, दूसरी बात ये हो जाएगी, अब ये देखा जाएगा कि जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा, 1 बार एक्सचेंज हो, 2 बार एक्सचेंज हो, 3 बार एक्सचेंज, जिसमें जितना ज़्यादा एक्सचेंज हो जाएगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम एक्सचेंज, तो जिसमें मैक्सिमम एक्सचेंज मिलेगा वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो गई होगी, और जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो गई माने उसकी एनर्जी मिनिमम बची, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखना है कि जहाँ पे हाफ फील्ड है, देखिए ये यहाँ पे चला गया, क्यों भाई, ये यहाँ पे आ सकता है, इसी तरह से ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे गया एक्सचेंज करा, ये यहाँ पे गया, माने ये वाला इलेक्ट्रॉन से कुल कितने एक्सचेंज होंगे, 4 एक्सचेंज हो सकता है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ गया या ये वाला यहाँ आया, माने आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ से एक्सचेंज कर रहा है और इसी तरीके से यहाँ एक्सचेंज, कुल कितना एक्सचेंज होगा, 3 1 2 3 एक्सचेंज। हाँ भाई, यहाँ पे देखिए एक्सचेंज 2 एक्सचेंज है, और जब अकेला रहेगा तब कैसे एक्सचेंज करेगा, इसीलिए मैंने कहा 2 या मोर। देखिए ये 1 एक्सचेंज, 1 एक्सचेंज, ठीक है ना। तो देखिए जब हाफ फील्ड है तो यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम एक्सचेंज 4 एक्सचेंज मिला, मैक्सिमम एक्सचेंज मिला, तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुई, मैक्सिमम एक्सचेंज मिला, मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई, माने अब इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, माने इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्यों बच्चों, बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो हाँ बोलिए, यस बोलिए, जो भी समझ में आए वो बोलिए, लेकिन बोलिए ताकि पता लगे कि आपको समझ में आ चुकी है। नहीं समझ में आई है तो फिर बताइए, एक आध बार फिर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज हुआ और क्या कहोगे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कहेंगे, स्टेबिलिटी।
एक बार रिपीट करने की बात हो रही। देखिए मैंने कहा कि देखिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी में क्या हो जाता है, जब डीजनरेट ऑर्बिटल, मैं पिछली क्लास में बताया था, जब सेम एनर्जी के एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं तो उसको डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। डी ऑर्बिटल 5 फोल्ड डीजनरेट होता है, 5 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिसकी एनर्जी एक जैसी होती है, बिल्कुल सेम हो जाती है, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल में 2 या 2 से ज़्यादा सेम स्पिन के, देखिए ये सारी स्पिन सेम है, एक डायरेक्शन, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जगह एक दूसरे से बदलते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। वो कहता तुम यहाँ आ, मैं यहाँ जाऊँ, तुम यहाँ आए, वो हम आ जाएँ, ये बातें होती रहती हैं। और जब ये एक्सचेंज होगा, एक उठ के दूसरी जगह जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का कुछ लॉस होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को कहते हो एक्सचेंज एनर्जी कहते हो, ठीक है। हाँ हाँ बताइए, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, अरीसा बताइए, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। अरीसा कुछ कहना चाह रही है, बताइए। और ये जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा जिसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब वहाँ पे एनर्जी कम हो गई। अब जब एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे देखिए हाफ फील्ड है, जहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है ना, वहाँ पे एक्सचेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बन रहा है। 4 बार एक्सचेंज हो सकता है जब 5 हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। और यानी कि पूरे ऑर्बिटल जो बचा है उसकी एनर्जी सबसे कम बचेगी, माने स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा कुछ कहना चाह रही है, बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए ये बातें आ गई स्टेबिलिटी के लिए कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी के जो रीज़न थे, 2 रीज़न हो गए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये बातें आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करते हैं। लिखने की तो आपको हाइड्रोजन से लेके 1 से लेके 118 तक लिखना आना चाहिए और आएगा, ठीक है ना। बाकी देखिए शुरुआत के जो है 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, ये तो आप बड़ी आसानी से लिख लेते हो, कोई बात ही नहीं है। 20 तक, 30 तक तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं। 30 तक जाने में बस 2 एक्सेप्शन मिलता है, वो भी आपको पता है, ठीक है। और इसलिए जो है हम यहाँ से बस 2-3 उठा लेते हैं, बाकी फिर वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो, वहाँ पे जाएंगे, है ना। कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं कि एग्ज़ामिनर जानता है उस बात को और वही आप एग्ज़ामिनर पूछ लिया करता है। मैंने देखा है जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आया हुआ है नीट में या IPMT में, है ना, तो वो हमेशा वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहाँ से आप गलतियाँ कर सकते हो। तो मैं उन सारे जगहों पे आपका दिमाग ले जाऊँगा, आप, ठीक है ना, जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो और आप गलतियाँ ना कर सको। एक्सचेंज जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी, हाँ, एक्सचेंज जितना ज़्यादा हो जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। ये कहिए, एक्सचेंज जितना ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। जब एनर्जी रिलीज़ हो गई तो अब उसके अंदर कम बची। मान लीजिए कि 100 किलो जूल एनर्जी थी और एक्सचेंज होने के बाद 4 बार उसने एक्सचेंज किया, अपनी सीट को 4 बार बदला और हर बार बदलने में 10-10 किलो जूल एनर्जी गई, तो कुल 40 जूल एनर्जी तो उसकी चली गई। जो 40 जूल एनर्जी हुई वो एक्सचेंज एनर्जी कहलाई। और बची कितनी, 60। और जिसने 2 ही एक्सचेंज किया है उसके पास 20 गई, बची कितनी, 80। तो जिसके पास 80 बची है वो कम स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी जितनी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जिसने 4 एक्सचेंज किया, 40 गई, 60 बची, उसके पास 60 बची हुई है बस, है ना। एक में 60 बची है, एक में 80 जूल बची हुई है। तो जिसमें 60 जूल बची हुई है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक। चलिए फिर बात समझिए, आइए ज़रा सा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं EC। और इसके लिखने के लिए ये वाली बात 1s2 2s2 2p6, देखिए बड़ी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमको पता सबको ये आता है। 1s2 2s2 2p6, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, नहीं आता होगा तो हमसे कांटेक्ट कर लेगा नंबर से। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 पहले आता है, 3d बाद में आता है, अभी मैंने लिखा था,
10 और यहाँ पे 4p आ जाएगा 6। यहाँ तक जो है बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, ये 36 तक हो जाता है। यहाँ तक लिखने में किसी को कोई परेशानी होती ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर किसी को होती है तो ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे बताइए, ठीक है ना, कॉल करके बताइए, देखा जाएगा। ये हो गया। चलिए अब 4s पहले आ जाता है, और इसको अगर ऐसे लिखते जाइए और 3d10 लिख दिया, 4s बाद में लिख दिया, तब भी बात सही है, ठीक है ना। क्यों सही अभी देखा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले जो लोअर ऑर्बिट में आना चाहिए, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में आना चाहिए। अगर ये बात हो रही है, फॉलो हुआ है अबाव प्रिंसिपल, तो सही रहेगा, और देखेंगे क्यों सही रहेगा। चलिए फिलहाल अब हम यहाँ पे 21 का करते हैं, 21 का 1s2 2s2। देखिए s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में p में 3 ऑर्बिटल होते हैं इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 होते हैं इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन, f में जो है 7 होती है इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हो सकते हैं। 2s2, अब 2p6 मैं लिखूंगा, उसके बाद 3s2 लिखा, 3p6 लिखा, और 4s2 ये 20 तक हो गया, 3d1 21 हो गया, ठीक है। अगर 22 का लिखना हो, ठीक है ना, 22 का, तब क्या होगा, 1s2 और ऐसे जाएंगे, 4s2 करेंगे, 20 हो गया, 3d2 हो गया, 22 हो गया। वैनेडियम लिखेंगे, 23 का लिखना होगा, 1s2 लिखेंगे और ऐसे जाएंगे, 4s2 करेंगे, 3d3 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम आइए, 1s2 करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d4, लेकिन ये गलत हो गया है, इसलिए मैं इसको लिख रहा था। क्यों गलत हो गया है, देखिए अगर 4 है तो ना हाफ फील्ड नहीं है, फुल फील्ड नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चला जाता है तो ये 4s1 ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, 3d5 हो गया, और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्रोमियम का एक्सेप्शन है, ये बात याद रखिए। यहाँ पे ये 3D सीरीज चल रही है हमारी, 3D में 2 एक्सेप्शन आएंगे। ऐसे आप जाते जाएंगे, कापर में जाएंगे, कापर 29 आ जाएगा, और 1s2 करेंगे और जाइए देखिए 4s2 20 हो गया, 3d9 ये 29 हो गया। लेकिन फिर वही बातें ये गलत हो जाएंगी, क्योंकि d में 9 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो 4s1 और 3d10 हो जाएगा, ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला गलत। तो यहाँ पे 2 एक्सेप्शन हैं, ठीक है। बाकी है ना 30 तक बड़ी आराम से लिखना है ना, या 36 तक लिखना कोई परेशानी, लेकिन 36 के बाद जब लिखना होता है तब आप इनर्ट गैस का सहारा लीजिए और थोड़ा जल्दी से लिखिए, है ना। कल जैसे कि मैंने पढ़ा रहा था, रोबोडियम का आया था 37 का, बस 1 सेकंड में लिख दिया गया था। अगर 1s2 2s2 लिखते तो कम से कम हमारा 15 सेकंड या 20 सेकंड लगता, तो कुछ तो टाइम बची। तो इसलिए अगर देखिए 30 तक है, 36 तक है, तो 1s2 2s2 कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उससे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, 30 के बाद आ रहा है, तब आप इनर्ट गैस की हेल्प से जो है आप उसको करिए। और इनर्ट गैस की हेल्प क्या होगी, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान और रेडान। इनके एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, 2 है, 10 है, 18 है, ठीक है ना, 36 है, 54, 54, 86 है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अगर देखिए 36 के बाद का लिखना है तो क्रिप्टन बना दीजिए, ये 36 ऑलरेडी आपका फिल हो चुका है। अब उसके बाद एनर्जी ऑर्डर याद रखिएगा, है ना, और ठीक है एनर्जी ऑर्डर। अब देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, माने 4 ऑर्बिट पूरी हुई है, 4 ऑर्बिट आपकी कंप्लीट हुई है। 5वीं की शुरुआत करना है तो 5s के बाद अगर आप देखिएगा तो एनर्जी ऑर्डर में 4d आता है, फिर 5p आता है। अभी f ब्लॉक की शुरुआत नहीं होती है। f ब्लॉक की शुरुआत तो कहाँ से होती है, जब 6 ऑर्बिट होती है तो वहाँ पे 4f इंट्रोड्यूस होता है, उसके पहले f नहीं आता है,
ठीक है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 रखोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, 54 तक पहुँच जाओगे। लेकिन क्रिप्टा अब उसके बाद 54 के बाद लिखना है, तब क्या करिएगा, ज़ीनान लिखिएगा और यहाँ पे 54 बनाइए। अब यहाँ पे 6S हो जाएगा और यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा कौन, 4F भी आ जाएगा और यहाँ पे फिर 5D और यहाँ पे 6P। अब ये एनर्जी, ये इतना एनर्जी का ऑर्डर याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं, बशर्ते 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब इसके बाद सब में 2 यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 जब रखते हो तो आप 86 पहुँच जाते हो। 86 के बाद जब कभी आपको लिखना होगा तो यहाँ पे रेडान बनाइए, यानी कि 86 कंप्लीट हो गया, 86 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 7S कहिए और यहाँ पे 5F और यहाँ पे 6D और यहाँ पे 7P और यहाँ पे सब में पुरोगे कंप्लीट हो जाएगा। 118 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो इधर कुछ रिसेंट ईयर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक लेड का और एक एटॉमिक नंबर 114। ऐसे लिख के आया हुआ है कि एटॉमिक नंबर 114 वाला एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है। इसी तरह से लेड के लिए आया है किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है। तो अगर लेड की बात किया जाए तो लेड जो होता है ये Pb होता है ना, लेड 80, एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो 80 का लिखना हो तो 1s2 2s2 नहीं लिखेंगे, बड़ी टाइम लगेगी। तो उसके लिए 80 देखते हैं इसके बाद है ना। 80 जो है 54 के बाद है, 86 के पहले है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 80 में से क्या करोगे आप, 54 माइनस कर लोगे, ठीक है ना। क्यों, 80 में से 54 माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा, 6 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 7, 26, ठीक है। तो 26 इलेक्ट्रॉन आपको और फिल करना है। तो 2 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, तो क्या मिल गया, सॉरी 80 नहीं होता है, लेड का 82 होता है भाई, 82। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 28 इलेक्ट्रॉन और आपको फिल करना है। तो यहाँ पे 2 फिल किया, यहाँ पे 14 फिल किया, यहाँ पे 16, तो आपका 26 अभी हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया किसका, 82 वाले का बन गया। अब इस 82 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो ये देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे इंटर किया हुआ है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इंटर करेगा उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अगर 82 में देखिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर किया हुआ है, यहाँ पे इंटर किया हुआ है, माने ये एस नहीं, ये पी में इंटर किया हुआ है। माने आपका लेड जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आप देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, इस किस में आया, पी ब्लॉक में। 4A का है कार्बन, सिलिकॉन, हम लोगों ने 4A है, देखिए क्यों। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 और देखिए आउटर सेल को जोड़ दीजिए। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, माने 4th A का ये एलिमेंट है, या आईपैक वाले में कहिए 14 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर 114 वाले की बात करिए, 114 देखिए 114, तो 114 वाले की बात करिए तो यहाँ से क्या 86 निकालिए, 14, फिर यहाँ पे देखिए 28 बचा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 14 आएगा, 10 आएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए ठीक उसी के नीचे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड के बाद, ठीक लेड के बाद ये आ जा रहा है। ये भी पी ब्लॉक का हो जाएगा, ये भी 4A का हो जाएगा। और दोनों को सेटिंग करके पूछी जा चुकी है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ें आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, ये वाला यूज़ करके बड़ी आसानी से लिखोगे, ठीक है। लेकिन ये बातें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दो। और शायद भाई बुलाओ किसी को, हाँ साहबार कम,
फोर्थ ए क्या है? फोर्थ ए ग्रुप का नाम है। आप कहते हैं ना फर्स्ट ए ग्रुप में क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सेकंड ग्रुप में क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। थर्ड ग्रुप में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। फोर्थ ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस लेड। तो वो ग्रुप है ना। आपका पीरियाडिक टेबल जो आप देखोगे तो उसमें 7 पीरियड बने हुए हैं। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम जो होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियड, 7 पीरियड बने होते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रुप में बोलते हैं फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये सब सारी बातें बोलते हैं। 6s2 से कैसे ग्रुप पता है? वो देखिए ग्रुप के आप अभी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। पीरियाडिक टेबल हम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ग्रुप का, ब्लॉक का, इन सब का डिटर्मिनेशन सिखाया जाएगा, ठीक है ना। वैसे चलिए फिलहाल थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, वो तो सिखाया जाएगा। 14 ग्रुप है। कैसे आया? देखिए या तो मॉडर्न में क्या हो जाता है, फर्स्ट ए सेकंड ए नहीं लगाते हैं। ये ओल्ड वाले में फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4 लगाते हैं। डी ब्लॉक वाले के साथ बी लगाते हैं। ये सारी बातें बताई जाएंगी पीरियाडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तब। यहाँ पे क्या होता है? आउटर सेल देखिए, ये है आउटर सेल, ये 6। वो तो ये देखिए ये अंदर के हैं, वो एनर्जी का ऑर्डर क्या है लिखा गया। अब इसको इन सब सारी चीज़ों को या इनको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 5f14, 6d10 और 7s2, 7p2 ये लिख सकते थे, ठीक है। ये इनर ऑर्बिट है, ये आउटर ऑर्बिट है। एनर्जी के ऑर्डर के फॉर्म में ये लिखा, ये ऑर्बिट के रूप में हम लोगों ने क्या किया? सेट कर दिया, ठीक है। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। 7s की एनर्जी कम होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें पहले गए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसकी एनर्जी होती है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गया, इसके उसके बाद इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में गए हुए हैं, ठीक है। तो ये है आउटर सेल, 7 वाली आउटर सेल। इसी तरह 6 वाली आउटर सेल होती है, ठीक है। 6 वाली आउटर सेल है, ठीक है। तो इन आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अगर 2 आए तो सेकेंड ए का हो जाएगा, 3 आए तो थर्ड ए का हो जाएगा, 4 आए तो फोर्थ ए का हो जाएगा। इस तरीके से कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। और वो तो अभी बाकी डिटेल अब मैं बताऊंगा कि एस ब्लॉक वाले में कैसे ग्रुप निकालोगे, पी ब्लॉक में कैसे निकालोगे, डी ब्लॉक में कैसे निकालोगे। ये सब एक अलग टॉपिक होगा, आधे घंटे का होगा, वो पीरियाडिक टेबल पढ़ाते हुए बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। ये तो यहाँ पे आया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड था, क्योंकि जब वो क्वेश्चन ग्रुप या ब्लॉक आप निकालोगे तब तक जो है आप नहीं बता पाओगे। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालोगे तब तक नहीं बता पाओगे किस ग्रुप का है किसका। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे हैं। तो उस वक्त बातें याद आई कि ये क्वेश्चन आया था तो बता दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये सारे क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे, जहाँ भी पढ़ोगे, वहाँ पे इनकी ज़रूरत आएगी। अगर यही नहीं लिखना आएगा तो आप फंसते चले जाओगे, बार बार फंसते चले जाओगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कई गलतियां आप करते हो, बहुत सारी गलतियां। ये तो रहा एक जनरलाइज था, ये इस पैटर्न पे चलोगे आप कर लोगे। लेकिन कहाँ कहाँ गलतियां होती, बुक में बस स्टार बना देता है कि ये एक्सेप्शन है, स्टार बना दिया कि एक्सेप्शन है। लेकिन वो कौन का क्या सारे एक्सेप्शन आप रट पाओ। जैसे 3D की बात अभी आई, 2 एक्सेप्शन। ये चूंकि आप 11 से पढ़ते आते हो और 11 तक 30 तक खूब आपको टीचर पढ़ाता है, ठीक है ना। आप खूब प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम में आता है और एग्जाम में वही क्रोमियम और कॉपर का बार बार आता है, इसलिए सबको रटा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए 3D वाले में देखिए 2 एक्सेप्शन आ गया। 3D का मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की अभी जो बात आई वहाँ पे 3 एक्सेप्शन आ गया। लेकिन अगर आप 4D वाले में जाइए जो यूट्रियम है, बस इसके बाद एक और, आज के बाद एक और, ये ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर पूरा, है ना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट के लिए आप लोगों को पता लग गया होगा टेस्ट क्या है, कब होने जा रहा है ना। आपको 1 दिसंबर को टेस्ट है, ठीक है। और सब लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, बढ़िया से, है ना, बढ़िया टेस्ट देना, बहुत बढ़िया पेपर बनेंगे, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद देखिए मैं
कर डी ब्लॉक बोले, अगर आप 4D में जाइए तो 4D में जो है 1 2 नहीं बल्कि देखिए हर डी में जो है कितने 3D में 10 एलिमेंट है, 4D में 10 एलिमेंट है, 5D में 10 एलिमेंट है। तो 4D में जब जाइए तो जानते हैं पूरा की पूरा 6 एक्सेप्शन मिलेंगे। कितना? 6 एक्सेप्शन मिलेंगे। क्या सारे एक्सेप्शन वो आपको याद रहेंगे क्या, है ना? अब उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ, उसको आपको सीखना होगा। और सीखने के बाद क्या कर रहे हैं, ग्रुप पे है, हाँ मैंने ग्रुप में डाल दिया है ना, जिस पे लिंक जाती है ना उसी पे जो है ग्रुप में डाल दिया गया सारे चैप्टर को, है ना, डेट चैप्टर टॉपिक सब कुछ डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए 6 एक्सेप्शन मिलेंगे और उसके बाद 5D में जाइए तो फिर 2 एक्सेप्शन मिलेंगे, उसके बाद F ब्लॉक में जाइए तो फिर एक्सेप्शन मिलेंगे। तो वो सारे एक्सेप्शन रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे तो यहाँ पे अगर मैं शुरुआत करूँ तो 15-20 मिनट लगेंगे और टाइम जो है इतना हमारा यहाँ पे 5-6 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ छुट्टी कर दे रहा हूँ और ठीक है, इसको कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी ठीक 8 बजे आ जाइएगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिया तो वो एक्सेप्शन आपको याद नहीं, वो समझ में फिर नहीं आ पाएगी, बीच में अगर रहोगे तो समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है ना, इसलिए एग्जैक्ट 8 बजे आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन आए वो सब एक्सेप्शन के अंदर से आए हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए ठीक है, ठीक 8 बजे आप ज्वाइन करिए। ठीक है, थैंक यू।